हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेनका डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ अरुण चौधरी और हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के ऊपर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कई टॉपिक्स हमने देखे हैं, जैसे कि हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया, उसके बाद में हमने शॉविंग ऑफ सीड देखा, फिर उसके बाद में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन के बारे में कल बात की थी हमने। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। यानी कि जब हम फसल को पानी दे दिए थे यानी इरिगेशन कर दिया था, उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही फसल को हम वाटर सप्लाई करते हैं उसके बाद में फसल के साथ में उगने वाले कई और साथी उग जाते हैं। उनको साथी तो नहीं बोल सकते, वो एज ए एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं किसकी, अपनी क्रॉप की। लेकिन उस दुश्मन को हटाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो जो दुश्मन होते हैं, वो जो वीड्स होते हैं, वो उनकी स्पेस, उनकी सनलाइट, उनका फूड, उनकी वाटर सब कुछ छीन लेते हैं। अब वो जो दुश्मन होते हैं वो होते हैं वीड और पेस्ट। वीड और पेस्ट ये दो मेजर प्रॉब्लम होती है क्रॉप के लिए। अब वीड और पेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। अब ये वीड और पेस्ट होते क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। वीड एक्चुअली में होता क्या है, अगर वीड की बात करें, वीड्स की, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, आर unwanted plants which grow between the crop। अब वो क्रॉप किसी की भी हो सकती है, अपना जो क्रॉप है उसके बीच में ये उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। एंड compete for the sunlight, space, food, water and minerals। कहने का मतलब है, अगर मैं सिंपल साधारण भाषा में समझाऊं तो वीड क्या होते हैं, अनवांटेड, अनचाहे प्लांट्स, जिन्हें हम चाहते नहीं है, जिन्हें हम नहीं चाहते कि वो अपने क्रॉप के बीच में उगे, लेकिन फिर भी वो क्या है, उग जाते हैं, ठीक है। तो अनचाहे वो पौधे, वो प्लांट्स जो अपने क्रॉप के बीच में उग के उनका खाना, उनका भोजन, उनकी सनलाइट यानी जो प्रकाश की किरण आती है वो, और उनको जो मिलने वाली, उनके हिस्से में मिलने वाली जो मिनरल्स होती है उसको क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अब देखो, अगर घर के अंदर दो आदमी होंगे, 4 रोटी बनती है तो दो आदमी में बट जाएगी। किसी दिन उसी घर के अंदर कोई तीसरा आदमी आ गया हो और 4 रोटी बनी, तो क्या होगी, उस तीसरे आदमी को क्या हम भूखा सुला देंगे? नहीं। तो क्या होगी, वो 4 रोटी उन 3 आदमी में बट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बीच में वीड उग जाते हैं, यानी कि खरपतवार इसे हिंदी में बोलते हैं, जो घास फूस उग जाता है, जो हम ना चाहते हुए भी अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। वो वीड उग जाते हैं हमारे क्रॉप के बीच में। अब वो क्या करते हैं, जब उग गए तो उनको भैया पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, उनको जगह भी चाहिए, तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इनको अपनी क्रॉप को, अपने जो क्रॉप के प्लांट है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस कॉम्प्रोमाइज के चलते हुए उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ और उनका जो सीड का प्रोडक्शन होने वाला था, ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन होने वाली थी, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जितनी अच्छी फसल हम एस्टिमेट रखते हैं, जितनी फसल हम एक्सपेक्टेड रखते हैं, वो फसल, वो प्रोडक्शन ऑफ सीड हमें नहीं मिलता। और ये किसकी वजह से होता है, इस वीड्स की वजह से होता है। अगर मैं वीड की बात करूं तो कॉमन जो वीड हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो अगर कॉमन वीड्स जो होते हैं जैसे कि चौलाई, ठीक है, गाजर, घास जिसे हम बोलते हैं, ये कॉमन नेम है, ठीक है। और बथुआ,
जान के हैरानी होगी कि बथुआ भी क्या है, एक वीड होता है। अगर इनके मैं साइंटिफिक नेम की बात करता हूँ तो चौलाई क्या होती है, अमरेंथस बोलते हैं चौलाई को, ठीक है। गाजर घास को बोलते हैं पार्थेनियम, और बथुआ को बोलते हैं सिनोपोडियम। ये कॉमन वीड्स हैं, यानी कि खरपतवार है, जो कॉमनली हमें हर एक रीजन में देखने को मिलेंगे, हर एक क्रॉप में देखने को मिलेंगे। कौन कौन सी है? अगर कॉमन नेम की बात करें तो चौलाई, जिसे हम आम भाषा में अपने यहाँ की आसपास की कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं चुलाई, ठीक है। तो चौलाई, गाजर घास क्या होता है एक्चुअली में, ये गाजर का जो ऊपर वाली जो लीव्स होती है, ठीक है, ये दिखने में रिजेंबल करने में पूरा गाजर जैसा दिखेगा। जो गाजर होती है, कैरेट की जो ऊपर वाली लीव्स होती है, डिट्टो वैसी लगेगी, एकदम ऐसे लगेगा, आप देखने पे ऐसे लगेगा कि हाँ ये गाजर का पौधा है, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है वो, ठीक है। वो दिखता वैसा ही, अगर आप उसको अपरूट करोगे, निकालोगे, तो उसके नीचे आपको रूट्स मिलेगी, गाजर नहीं मिलेगी, है ना। तो ये एक तरह से धोखा कर देता है। तो दिखने में गाजर जैसा लगता है। अब इसका नाम क्या पड़ गया? गाजर घास, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्थेनियम। और बथुए की तो भाई जो अपने गाँव में बथुआ, चिलवा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो बथुआ जो है वो भी एक वीड ही है ना। ये सुन के ये आप चौंक गए होंगे कि भाई यार बथुआ एक वीड है जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम खाते हैं। बिल्कुल, ये खाने में ठीक है, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है, लेकिन बथुआ जो है वो भी एक वीड होता है ना। वीड्स उन्हें बोलते हैं जो क्रॉप के अंदर दखल अंदाजी करते हैं, यानी उनकी सनलाइट, उनका फूड, उनके मिनरल्स को क्या कर रहे हैं, अपने साथ में कॉम्प्रोमाइज करके उनको कंपीट कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं। तो बथुआ भी क्या है? इट्स ए वीड, और इसका नाम है सिनोपोडियम। तो देखो, चुलाई जो होती है उसका नाम होता है अमरेंथस, ये साइंटिफिक नेम है। गाजर घास का नाम होता है पार्थेनियम, और बथुए का नाम होता है सिनोपोडियम। ये तीनों मेजरली हमें दिखने वाली क्या है? वीड्स होती है। अब अगर ये वीड्स उग रही है तो भैया वीड्स को उठाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं उठाएंगे तो हमारी जो फील्ड है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसी नहीं हो पाएगी। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ मेथड्स होंगे। बिल्कुल सर, मेथड्स हैं। तो क्या मेथड्स हम यूज करते हैं? तो दो मेथड्स हम कॉमनली यूज करते हुए आ रहे हैं। एक तो होता है मैनुअल मेथड, फर्स्ट वाला जो है वो है मैनुअल मेथड, और दूसरा होता है केमिकली, इनको हम रिमूव करते हैं। यानी कि कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं मार्केट में जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? वीड को रिमूव करते हैं। तो अगर मैनुअल मेथड की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं मैनुअल मेथड के बारे में। तो मैनुअल मेथड में क्या होता है? देखो, मैनुअली अगर हम वीड को रिमूव करते हैं तो बहुत पहले से ये प्रैक्टिस करते हैं मैनुअल मेथड आप सभी लोगों ने देखा होगा। गांव के अंदर लोग जो निनाण करने जाते हैं, ठीक है, खुरपी होती है उसको लेके जाते हैं, है ना। हो जो होता है, ठीक है, क्या? खुरपी एंड हो, ये कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से हम क्या करते हैं? वीड्स को रिमूव करते हैं। ये निनाण जो करते हैं, निनाण निकालते हैं, वो कॉमनली अपने जो आसपास का एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, खेतों में देखने को मिलता है। ये क्या होता है? जब इरिगेशन हम स्टार्ट करते हैं, इरिगेशन के बाद में अपनी क्रॉप भी उगना शुरू होती है, साथ में उनके साथ में कौन उगते हैं? वीड्स। उसी टाइम ये प्रैक्टिस की जाती है। अब मैनुअल मेथड में दो तरीके होते हैं। एक तो हम टूल्स की मदद से क्या करते हैं? वीड्स को रिमूव करते हैं, यानी उनको या तो अपरूट करते हैं या उनको काट देते हैं। तो उनको कट करने पे क्या होता है? उनकी लीव्स अलग हो जाती है, स्टेम अलग हो जाता है, ठीक है, और रूट्स अंदर रह जाती है, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, फूड प्रोडक्शन होगा नहीं, और क्या होगा? वो वहीं डेड हो जाएगा। और अपरूटिंग फ्रॉम द सॉइल, ये हम अपने हाथ के थ्रू करते हैं, बाई हैंड्स, ठीक है। मैनुअली हम क्या जाते हैं? हाथ से उखाड़ो, काट के उसको फेंक दिया। ये मैनुअल मेथड होता है, ठीक है। मैनुअल मेथड के अलावा मैंने बताया केमिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। जैसे कि मार्केट में काफी सारी दुकानें होती है ना, खाद बीज वाली, वहां से हम क्या करते हैं? उनको बताते हैं कि भैया हमारे घास हो चुका और उस घास को खत्म करना है, हमें क्रॉप को बचाना है। तो वो क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स देते हैं, जिसमें से फेमस और आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है, मोस्टली यूज्ड
जो वीडिसाइड होते हैं उन केमिकल्स को, हाँ एक चीज और, उन केमिकल्स को बोला जाता है वीडिसाइड्स। क्या बोला जाता है? वीडिसाइड्स। अब ये होता क्या है इसमें? देखो वीड का तो मैंने आपको बता दिया, अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार। और साइड का जहां जहां साइड वर्ड हो रहा है तो उसका मतलब होता है किलिंग। किलिंग मतलब मारना। तो जो वीड्स को मारेगा उसको बोलते हैं वीडिसाइड्स। तो वीड्स को कौन मारेगा? एक केमिकल होते हैं जिनको नाम दे दिया वीडिसाइड, ठीक है। अब ये जो केमिकल होते हैं, जिसमें से फेमस जो केमिकल है जिसका है 2,4-D, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 2,4-D क्या है? इसमें वीडिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो भी है, फर्टिलाइजर है, तो आप बताओगे इट्स अ वीडिसाइड। या फिर आपको पूछ लेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ वीडिसाइड। अगर 2,4-D उस ऑप्शन में दे रखा है, यू हैव टू टिक ब्लाइंडली। तो देखो बेटा 2,4-D, यहां पे जो D है डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। कभी जैसे मान लो पूछ लिया जाए कि डी की स्ट्रेंथ क्या करता है यहाँ पे, तो डी की जो फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-D एक बहुत फेमस वीडिसाइड होता है। इसके अलावा एट्राजिन भी एक अच्छा वीडिसाइड होता है, ठीक है। ये कुछ, एक होता है ग्लाइफोस्फेट। अब ग्लाइफोस्फेट जो होता है ना, इट्स नॉन सेलेक्टिव होता है, नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड, और ये होता है सेलेक्टिव वीडिसाइड। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कई बार जैसे खाद बीज की दुकान पे जाते हैं तो कईयों को इतनी डीप नॉलेज नहीं होती, बेचारे फार्मर्स होते हैं, है ना, किसानों को इतनी डीप नॉलेज नहीं होती, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ पढ़े होते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव जो होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। वीडिसाइड जो सिलेक्टिव लेते हैं, सिलेक्टिव वीडिसाइड क्या काम करते हैं? वो अपनी क्रॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीड्स को ही रिमूव करते हैं, क्रॉप पे कोई इंपैक्ट नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जो सिलेक्टिव वीडिसाइड होते हैं, जैसे कि 2,4-D हुआ, है ना, एट्राजिन हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? सिलेक्टिव वीडिसाइड्स हैं। अब नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं? जो ग्रीन कलर के कोई क्रॉप दिख रही है या फिर कोई और भी चीज दिख रही है उसको भी क्या करते हैं? डैमेज पहुंचाते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ में क्या होता है? अपनी जो क्रॉप है ना वो भी इफेक्ट करती है। और ये जो है ग्लाइफोस्फेट, दिस इज अ नॉन सेलेक्टिव वीडिसाइड। तो ये चीज का ध्यान रखना आप। तो वीडिसाइड्स की हमने बात कर ली। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? दोज केमिकल विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वीड्स बाय किलिंग देम, ठीक है। उनमें सिलेक्टिव वीडिसाइड, नॉन सिलेक्टिव वीडिसाइड क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। सिलेक्टिव वीडिसाइड ओनली किलिंग टू द वीड्स, नॉन सिलेक्टिव विच कैन, देयर इज नो मैटर विच इज वीड विच इज क्रॉप, दे कैन कंटिन्यूअसली किलिंग द ग्रीन कलर प्लांट्स, ठीक है। अब मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड हो चुका, वीड्स का हो चुका। अब देखो वीड का तो प्रोटेक्शन हमने कर लिया, ठीक है, वीड के बारे में मैंने समझा भी दिया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है पेस्ट की। पेस्ट क्या होते हैं? वो इंसेक्ट्स, पेस्ट के अंदर 2-3 चीजें आ सकती हैं। इंसेक्ट भी ले सकते हैं जिसके अंदर चूहे, गिलेरियां, ये भी हो सकती है, ठीक है। और कुछ माइक्रोबियल भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जिसे हम पैथोजन बोलते हैं, फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। तो पेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पेस्ट क्या होते हैं? जिसके अंदर इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, रोडेंट्स में रेट आ गया, माइस आ गया, ठीक है, ये सब आ गया, स्क्वेरल हो गया। और अगर बात करूं पैथोजेंस, तो पैथोजेंस में क्या आ जाएगा? हमारे वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया और फंगी आ गई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? पेस्ट्स होते हैं। अब इन पेस्ट्स को खत्म करने वाला जो यूज लेते हैं उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड्स आर द केमिकल कंपाउंड, और हम बोल सकते हैं दिस लाइज इन अ केमिकल मेथड। भैया पेस्टिसाइड किस में आएंगे? केमिकल मेथड में आएंगे। लेकिन इसका कुछ मैनुअल मेथड्स भी होते हैं। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे? हम लेवलिंग और प्लाविंग कर रहे थे, टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो टिलिंग और प्लाविंग करते समय क्या हो रहा था? जैसे जो मिट्टी थी उसकी टिलिंग हो रही थी तो उसमें क्या हो रहा था? गैप हो रहा था। गैप होने की वजह से जो अंदर पेस्ट थे, इंसेक्ट थे, उनका जो लार्वा रह गया था, ठीक है। तो वो जो लार्वा है वो क्या हो जाएगा? वो एक्सप्लोर हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा किसकी में? सनलाइट की में। जब लार्वा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है डायरेक्ट,
तो वो जो लार्वा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर का जो इंसेक्ट है वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया था कंट्रोल किया था पेस्ट को, जब हम क्या करते थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किए थे। लेकिन अब जब हमने क्रॉप उगा दी और थोड़ी थोड़ी क्रॉप उगना शुरू हो गई, तो उस समय उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेचुरल एक केमिकल है, नेचुरल पेस्टिसाइड। अब ये जो नेचुरल पेस्टिसाइड है, इस पे काफी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। तो नेचुरल पेस्टिसाइड कौन सा होगा? नीम एक्सट्रैक्ट। ये बहुत बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नीम एक्सट्रैक्ट क्या है? नेचुरल पेस्टिसाइड होता है। तो ये था हमारा किसका? वीड का और पेस्ट को रिमूव करने का तरीका। ये जो हमारी स्टेप थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं? वीड को भी रिमूव कर दिया, पेस्ट को भी रिमूव कर दिया, फसल उग चुकी। फसल उगने के बाद में पक भी गई। अब पकने के बाद में एक अलग जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग में दो चीजें और है जो हम पढ़ेंगे, वो है थ्रेसिंग एंड विनोविंग। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग एक वो प्रोसेस है जब हमारी फसल पक चुकी, यानी कि when our crop get matured, इसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको कट करते हैं, कटिंग डाउन एंड गैदर्ड इट ऑन ए प्लेस। यानी कि अगर मैं इसको बात बताऊं, जब हमारी जो क्रॉप है वो कंप्लीटली पक जाती है, पकने के बाद उसको हम काटते हैं यानी कटिंग करते हैं, फिर उसको एक जगह इकट्ठी कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग, ठीक है। नाउ अब जो हार्वेस्टिंग है वो दो तरीके से की जाती है। पहले होता है एक तो ट्रेडिशनल तरीका, या फिर हम बोल सकते हैं मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में वही टूल्स जो यूज आते हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, जैसे कि सिक्कल हो गया, और जैसे कि बाई हैंड्स। दीज आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन द मैनुअल मेथड। हम हाथों से उखाड़ लिए या फिर सिक्कल से काट दिया। इसके अंदर क्या होता है? मैन पावर की जरूरत पड़ती है, यानी लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेबर फोर्स। अगर मैं बात करता हूं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न मेथड के अंदर आजकल नए इक्विपमेंट्स आ चुके, नए आधुनिक उपकरण आ चुके, जिनको हम बोलते हैं कल्टीवेटर, ठीक है, हार्वेस्टर, और एक नया नाम और है जिसको हम बोलते हैं कंबाइनर। कंबाइनर वो मशीन है जो हेल्प करता है टू हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग एज वेल एज, यानी कि ये हार्वेस्टिंग करने में भी मदद करेगा और थ्रेसिंग करने में भी मदद करेगा। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है? फसल पक चुकी, फसल को कटाई करके काट के उसको एक जगह पे इकट्ठा करना। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने के दो तरीके होते हैं, ट्रेडिशनल यानी कि मैनुअल मेथड, एक होता है मॉडर्न मेथड जिसके अंदर मशीन्स का यूज लिया जाता है। अगर मैनुअल मेथड की बात करें तो खुरपी, सिक्कल और बाई हैंड्स, इसके अंदर मैन पावर की यूज होती है, लेबर फोर्स की यूज होती है, ठीक है। मॉडर्न मेथड में क्या होते हैं? कल्टीवेटर्स, हार्वेस्टर या कंबाइनर, ये मशीन्स आ चुकी जो ट्रैक्टर के थ्रू पुल की जाती है ना, और जिसमें कटाई अपने आप होती है और इकट्ठा अपने आप हो जाता है। तो ये तो था हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग से नेक्स्ट स्टेप होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग
क्या होता है, थ्रेसिंग होती है बेटा, जो क्रॉप हमने गैदर किया, जो क्रॉप हमने इकट्ठा किया, उस क्रॉप में से बीज निकालना होता है हमें, यानी ग्रेन्स या फिर सीड कलेक्ट करने होते हैं। तो आपने देखा होगा गाँवों के अंदर जब हम जब हमारी क्रॉप सूख जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी थ्रेसिंग करवाते हैं, थ्रेसर आती है, उसके अंदर डालते हैं, एक तरफ से बीज निकलता है, एक तरफ से फोडर निकलता है, यानी चारा। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। अगर मैं थोड़ा सा तरीके से बताऊं तो इसको हम लिख सकते हैं द रिमूविंग ऑफ सीड फ्रॉम द चाफ। चाफ यानी जो छिलका होता है, ठीक है, द रिमूविंग ऑफ सीड फ्रॉम द चाफ। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब थ्रेसिंग एक बल्क अमाउंट के अंदर हमारे पास, यानी बल्क में हमारे पास अगर क्रॉप है, उसके लिए हम थ्रेसर बुलाते हैं। पहले के समय पे क्या होता है, थ्रेसिंग नहीं होती थी। अगर किसी के पास आज भी उसको यूज़ करते हैं, अगर कम अमाउंट के अंदर अगर क्रॉप है, थोड़ी सी क्रॉप है, तो उसके लिए कौन थ्रेसर बुलाता है, तो वो क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं विनोविंग, जिसमें क्या होता है, उसको पहले तो ढंग से कूटते हैं, है ना, डंडे लेके क्रॉप को अच्छे से उसकी धुलाई करते हैं। फिर उससे क्या होगा, उसको मारने से जो उसका छिलका होता है वो जगह छोड़ के लूज होके और सीड को रिलीज कर देता है। फिर जो मोटा मोटा जो कचरा होता है उसको हाथों से बाई द हैंड पिकिंग उसको अलग कर दिया जाता है, और जो हल्का कचरा होता है उसको बाय द हेल्प ऑफ विंड या फिर एयर, है ना, उसकी मदद से उसको ऊपर से डाला जाता है, ताकि जो कम वेट वाले जो होता है, कम वेट वाला क्या होगा, छिलके तो होंगे, और जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, है ना, इन कंपेरेटिवली चाफ। तो चाफ तो हवा के सहारे, हवा के साथ में क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा और सीड वहीं गिर जाएंगे। तो ये मेथड होता है विनोविंग मेथड। कौन सा मेथड, विनोविंग मेथड। ठीक है, तो थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग और विनोविंग हमने देख लिया। मैंने अभी एक मशीन बताई थी जिसको बोलते हैं कंबाइनर। कंबाइनर का काम होता है थ्रेशिंग करने का भी, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड हार्वेस्टिंग का भी। ठीक है, तो कटाई भी करता है, साथ में थ्रेशिंग भी करके, लो भैया काट भी दिया मैंने आपके, और साथ में थ्रेशिंग करके आपको बीज भी दे दिया। दोनों काम हो चुके। अब देखो, इतना सारा कुछ करने के बाद में हमें सीड मिल गया, उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। भाई कोई चीज़ हमारे पास आ गई इतनी मेहनत करने के बाद में, तो उसको ऐसे तो है नहीं हम खुला छोड़ देंगे, उसको घर पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो अगर लेस अमाउंट के अंदर हमें मिलता है, इतना ही कि भाई हम घर के लिए भी चाहिए और आने वाले समय के लिए जो है, तो उसके लिए हमें अनाज चाहिए खाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत होता है तो घर पे स्टोर करते हैं। तो घर पे भी स्टोर करते हैं, तो ऐसे नहीं उसको ऐसे कहीं रख दिया, ठीक है, बाहर रख दिया, धूप में रख दिया, बारिश हो रही है, गीले हो रहे हैं, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से जगह बना रहे हैं। तो स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज वो पर्टिकुलर एक एरिया होता है जहाँ पे हम बहुत प्रोटेक्टिवली अपने जो ग्रेन्स है, अपनी सीड्स है, उनको एक जगह रखते हैं ताकि इन फ्यूचर उनका यूज़ ले सकें। तो घर पे हम क्या करते हैं, उनके अंदर नीम की जो पत्तियां होती है, सूखी हुई जो पत्तियां होती है, वो डाल के रखते हैं ताकि पेस्ट वगैरह से बचा रहे, या फिर पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं। और अगर बल्क में हुआ तो कुछ तो हम घर रख लेते हैं, कुछ को क्या करते हैं हम ग्रेनरीज यानी कि मंडियों के अंदर भेज देते हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम होते हैं। तो गोडाउन्स, ग्रेनरीज के अंदर उनको स्टोर किया जाता है। अब वो स्टोर करते हैं तो वो किस में करते हैं, या तो बोरियों में करेंगे, ठीक है, या फिर जूट बैग्स, बोरी, या फिर सिलोज में। सिलोज क्या होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं स्टील के, उनके अंदर अब उनमें भी वो डालते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, दो चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक तो ह्यूमिडिटी का, उमस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फंगी ग्रो कर जाएगी, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, वो सारे ग्रेन्स खराब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ रोडेंट्स, गिलेरिया, चूहे, इन सब का ध्यान रखते हैं। और पेस्ट यानी कि छोटे मोटे जो इंसेक्ट होते हैं जो उनको खा जाएं, तो उनके लिए क्या करते हैं, नीम एक्सट्रैक्ट या फिर पाउडर वगैरह जैसे पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने सारी चीज़ देखी, कैसे हमने स्टार्टिंग किया, फील्ड को सही किया, फिर उसमें बीज बोया, फिर पानी दिया, फिर उसमें खाद डाला, फिर उसके बाद में वीड्स को रिमूव किया, फिर कटाई की, फिर उसकी थ्रेशिंग की, फिर उसको इकट्ठा किया। ये पूरा प्रोसेस एक किसान को पूरी साल क्या करना पड़ता है, इसको फॉलो करना पड़ता है जब भी वो प्रैक्टिस करता है क्रॉप की, ठीक है। तो उसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, कई बार फसल भी खराब हो जाती है, ठीक है।
तो ये था पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, इस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। तो बेटा जो किसान वगैरह होते हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में आज हम उनकी बदौलत हम खाना खा के सोते हैं, ठीक है। तो उनको थैंक्स बोला करो जब भी आप खाना खाते हो, ठीक है। और आई होप ये चैप्टर आपके लिए अच्छे से तैयार हो गया होगा, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, गो एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं ऐसे ही हम नए नए क्लासेस आपके रेगुलर डालते रहेंगे। अभी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किया, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी क्लास आएगी, ठीक है। ऐसे अभी क्लासेस आती रहेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। जो बच्चे जिनको ज़रूरत है, जो करना चाहते हैं तैयारी सीरियसली, तो उनकी मदद कीजिए, आपके दोस्तों की, है ना। और आई थिंक यू एन्जॉय इट, सो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।